क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। वीडियो क्लासिंग हमारे इस विद्यालय से लॉन्च हो चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ग्रेडिंग की तैयारी करते रहिए। तो बच्चों, आज हम जिस विषय पर आप लोगों को लेक्चर देने जा रहे हैं वह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए, कि सोशल साइंस के अंतर्गत जो आपका पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में ही राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हो गया, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों शुरू हुआ, उसका पहला कारण था पूरा यूरोप विकास के घुड़दौड़ में विकास के पाले को छू लेना चाहता था। ऐसी स्थिति में यूरोप का वह भी देश जो चलना नहीं जानता था उस विकास की आंधी में दौड़ना शुरू कर दिया। तो उस दौड़ने का मूल कारण क्या था, औद्योगिक क्रांति। 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिक क्रांति की आंधी रही है। ऐसे में उस आंधी में सब लोग अपना इंटरव्यू करा सकें, ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया, कमजोर देश जो थे, कमजोर देशों में औपनिवेशिकवाद शुरू कर दिया गया। वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करने के चक्कर में एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ने की होड़ में आ गया। यह यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला कारण था। दूसरा कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पैदा हुआ, वहां के तमाम बुद्धिजीवी जैसे फ्रांस का रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान, जैसे शिक्षाविदों ने यह महसूस किया कि अब अगर यूरोप में एक व्यवस्था लानी है, एक सिस्टम लाना है, तो समानता का सिस्टम लाना है। तो समानता का एक सोच जो वहां के लोगों के अंदर आया, यह भी यूरोप में राष्ट्रवाद का एक कारण बन गया। तीसरा कारण, मानवतावाद। रूसों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है और परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ क्यों जाता है। ऐसी सोच यूरोप में राष्ट्रवाद को पैदा कर दी। इसके बाद निरंकुश शासन। यूरोप के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, जितने भी मानहीन लोग थे, जितने भी गणमान्य लोग थे, शासन तंत्र के धुरंधर लोग थे, उन लोगों ने वहां के लोगों के ऊपर यह व्यवस्था लॉन्च कर दी कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। जैसा कि फ्रांस का निरंकुश शासक लुई 16वां ने कह दिया कि मैं ही राज्य हूं, मेरा शब्द ही कानून है। जिस राष्ट्र में इस तरह की व्यवस्था पैदा होती है, वहां के जनमानस के अंदर क्या भावनाएं रही होंगी। इसके बाद असमानता। फ्रांस जैसा एक देश रहता है यूरोप में जहां पर हर राज्य, हर सामंतशाही शासक एक दूसरे से भिन्न भिन्न, चाहे व्यापार करना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, तो वहां करों की असमानता थी। तो इससे जनता वहां की आगे जा गई। ऐसी स्थिति में वहां पर क्रांति होना स्वाभाविक हो गया। तो रूसों ने क्या किया, वहां के लोगों को जगाने की कोशिश की। मुख्यतः विश्व में सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहीं पैदा हुई, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहीं हुई, तो वह राष्ट्र कोई और नहीं था, वह राष्ट्र फ्रांस था। सबसे पहले विश्व में फ्रांस में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति फ्रांस में हुई क्यों, वहां के शासक, निरंकुश शासक लुई 16
सोलहवां को वहां की जनता उखाड़ फेंकना चाहती थी। फ्रांस की जनता लुई सोलहवां को उखाड़ फेंकने के लिए एक व्यवस्था बनाई। वह व्यवस्था यह थी कि समानता का सिस्टम लागू किया जाए। तो यूरोप में सबसे पहले फ्रांस के लोगों के द्वारा समानता की व्यवस्था स्थापित की गई। वहां के लोग एक समान व्यवस्था में आए और उस एक समान व्यवस्था के अंतर्गत आया क्या थी, तो सबसे पहले था यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो फ्रांस देश होता है, फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के बुद्धिजीवियों ने एक व्यवस्था लागू की कि हमारा यह जो भूभाग है, एक निश्चित क्षेत्र है, वो एक राष्ट्र कहलाएगा। राष्ट्र के बाद वहां के लोगों ने मानवतावाद पर एक ध्यान दिया, यानी मानवतावाद को भी वहां के लोगों ने प्राथमिकता दिया। और तीसरा सिस्टम उन लोगों का था राष्ट्रध्वज। विश्व में सबसे पहले अगर किसी देश के लोगों ने एक झंडे की प्रवृत्ति अगर स्थापित की थी, तो प्रवृत्ति थी, वह व्यवस्था थी फ्रांस। फ्रांस में विश्व में सबसे पहले एक राष्ट्रध्वज की व्यवस्था की गई थी। विश्व में सबसे पहले राष्ट्र के सम्मान में अगर कोई गीत गाने की व्यवस्था आई, तो वह था फ्रांस, यानी मार्सिले वहां का राष्ट्रीय ध्वज था, जो पूरे उन्माद के साथ राष्ट्र के समर्पण में गाया जाता था। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सिस्टमें यूरोप में राष्ट्रवाद को पैदा कर गई। तो ऐसे में बच्चों, लुई सोलहवां के द्वारा बनाया गया व्यवस्था क्या क्या था, कैसा था, यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, यह भी सत्य है। यूरोप के किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, तो आप लोगों को बता दिया हमने कि यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की उत्पत्ति अगर किसी देश में होती है, तो उस देश का नाम फ्रांस होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है, फ्रांस की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था आखिर ऐसा कौन सा वहां का ताताई आ गया, ऐसा कौन सा वहां का निरंकुश शासक आ गया, ऐसा कौन सा वहां का सम्राट आ गया कि सबसे पहले विश्व में फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की आवश्यकता हो गई, फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ गई। तो आपको बता दे रहे हैं, 1774 ईस्वी में लुई सोलहवां फ्रांस का शासक बनता है। 1774 से ही फ्रांस में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित होता है कि वहां की जनता रक्त से नहाना शुरू कर देती है। अर्थात 1774 में जब वह शासक बनता है, तो ऐसी स्थिति में वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोअंत के साथ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है कि पूरे फ्रांस की जनता हाहाकार की अवस्था में त्राहिमाम करना शुरू कर देती है। तो जहां इस तरह का शासक होगा, जहां इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वहां क्रांति होगा, वहां उन्माद होगा, वहां उत्क्रांति होगी, वहां आंदोलन होगा। तो फ्रांस इससे अछूता नहीं रहेगा। तो लुई सोलहवां ने क्या क्या व्यवस्था बनाई शासक बनने के बाद? तो पहला उसने व्यवस्था किया करों की अधिकता। पूरे फ्रांस की जनता, और बड़ी विडंबना तो यह थी, राजमहलों में रहने वाले लोग, सामंतशाही व्यवस्था के लोग, उन लोगों से करों को अधिक से अधिक लिया ही नहीं जाता था। ज्यादा से ज्यादा कर उनसे लिया जाता था जो वहां की गरीब जनता थे, जो वहां के मध्यम वर्ग की जनता थे। तो ऐसी अवस्था में वह लोग परेशान हो गए कि उखाड़ करके फेंक दो ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को। तो ऐसी स्थिति में उन्हें रूसो मिल गया, उन्हें वॉल्टेयर मिल गया, उन्हें मॉन्टेस्क्यू जैसा विद्वान मिल गया,
तो इसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि करों की जो अधिकता थे, ये यूरोप के फ्रांस में राष्ट्रवाद का पहला कारण बन गया, क्योंकि वहां की जनता करों से परेशान हो चुकी थी, कर दे नहीं पाती थी। ऐसी स्थिति में वह सब किसी ऐसे नेता की तलाश में थे, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे, किसी ऐसे शासन की तलाश में थे कि उनका राष्ट्र अमन और शांति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो आपको पहले हमने बता दिया है कि सामंतशाही शासन को उखाड़ने की आवश्यकता आई, करों की असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता आई, एक राष्ट्र ध्वज बना, एक व्यवस्था बना, एक राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग बना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित की गई। तो इसी तरह जो है उसके द्वारा बनाया गया दूसरी व्यवस्था जो थी वह सामंतों को संरक्षण देता था। लुई 16वां सामंतों को संरक्षण क्या देता था? वहां की पूरी जमीन कई हिस्सों में बटी हुई थी। तो जैसे आप प्रदेश, इस समय वर्तमान में जो प्रदेश है, प्रदेश की तरह ही वहां पर अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के आधार पर ही जो है सामंत हुआ करते थे। वह सामंत उस बड़े बड़े भूभाग के मालिक हुआ करते थे, और वह मालिक लोग करते क्या थे, अपने उस जमीन को किसानों में बांट देते थे कि आप खेती कराइए। तो खेती करने की स्थिति शुरू होती थी, किसान खेती करता था और किसान के खेत में मजदूर लोग कृषक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए, जिन्हें आप कह सकते हैं बधुआ मजदूर। तो इस तरह से ज्यादा पैदावार सामंतों के खाते में जाता था। सामंत रहते कहाँ थे? आलीशान बिल्डिंगों में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, शहरों में रहते थे, सारी व्यवस्थाओं सुविधाओं से लैस थे, और गरीब जनता जो खेती करने वाले लोग थे उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहां क्रांति नहीं होगी तो और क्या होगा? तो सामंतों को संरक्षण दे रहा था। वह संरक्षण देने वाला कौन था शासक? वह था लुई 16वां फ्रांस का शासक। इसके बाद बुद्धिजीवियों का अपमान, जिस भी राष्ट्र में बुद्धिजीवियों का, बुद्धिमानों का, विद्वानों का अपमान किया जा रहा हो, उस राष्ट्र की स्थिति बहुत अधिक दिनों तक चल नहीं पाती है, वह शासन बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता है। और यही स्थिति, यही व्यवस्था फ्रांस में आकर के हिलोरे मारने लगी। दूसरा अगला क्या था? जन अत्याचार। जन अत्याचार की कहानी को आपको हम यहाँ क्या बताएं? वह स्थिति इतनी विडंबना युक्त थी कि जब उसका पेट नहीं भरा लोगों का रक्त निकालते निकालते तो उसने, उसका एक सहयोगी था जिसका नाम था गुलोटिन, जिसे डॉक्टर गुलोटिन के नाम से जाना जाता था। लुई 16वां ने कहा कि एक ऐसी मशीन बनाइए जिससे हमारे खिलाफ जो लोग भड़कते हो, हमारे खिलाफ जो लोग साजिश रचते हो, हमारे खिलाफ जो लोग जाते हो, उनकी मुंडियों को अलग कर दिया जाए। तो डॉक्टर गुलोटिन ने एक मशीन बना दे। उस मशीन का नाम था गुलोटिन मशीन। तो गुलोटिन मशीन में होता क्या था? असहाय लोगों को, शासन के खिलाफ बगावत करने वाले क्रांतिकारियों को, उनकी मुंडियों को काट लिया जाता था। अफसोस कि लुई 16वां को भी उस गुलोटिन में ही डाल करके उसकी मुंडी को काट दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो गुलोटिन, डॉक्टर गुलोटिन ने एक मशीन बना दिया जिसे हम गुलोटिन मशीन के नाम से जानते हैं, और उस मशीन का काम था लोगों की मुंडियों को काटना। ऐसे स्थिति में जो है वहां जन विद्रोह होता है, वहां क्रांति होती है, और वह क्रांति शुरू कब होती है? 1789 में, अर्थात 5 मई 1789 को वहां स्टेट जनरल की एक अधिवेशन होती है, एक व्यवस्था होती है। स्टेट जनरल होता क्या है बच्चे? जैसे
व्यवस्था मिलती है और अंत में जो है वहां की जनता लड़ते लड़ते 14 जून 1789 ईस्वी को आजादी का परचम फहरा देते हैं। उस आजादी के परचम में आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्षाय में 10,000 महिलाओं के द्वारा वहां के शासक को पकड़ भी लिया जाता है। लुई सोलामा और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोवानी जो लुई सोलामा की पत्नी होती है, उन लोगों को पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां 14 जून 1789 को एक नया झंडा फहराया जाता है, एक नई व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिस व्यवस्था को हम राष्ट्रवाद की व्यवस्था करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आगे हम फिर उस व्यवस्था को कैसे कैसे निर्धारित किया गया, उसके आगे क्या क्या यूरोप में हुआ, यूरोप की स्थिति कैसे से क्या हो गई, कैसा परिवर्तन आया, कहाँ क्रांति हुई, उस क्रांति का कारण क्या था, यानी पूरे यूरोप महाद्वीप की राजनीति के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।